नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम इन माय चैनल एजुकेशन 2562। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर 170 यानी कि 1170 तक हम पढ़ चुके थे। उसके आगे हम चलते हैं, 1171 से शुरू करते हैं। इसमें बता दो कि एम लक्ष्मीकांत के छोटे छोटे टॉपिक को अलग अलग करके उसके प्रश्नों को वन लाइनर क्वेश्चन में यहाँ पर सामने दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 31 का किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा से। अनुच्छेद 31 ख किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों का विधि मान्यीकरण। अनुच्छेद 31 ग किससे संबंधित है? कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की रक्षा। और इसके बाद क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों आदि पर मूल अधिकारों में प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसे कहते हैं? संसद को। सशस्त्र बलों से संबंधित प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाए जा सकते हैं? अनुच्छेद 33 के तहत। फौजी कानून किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 34। फौजी कानून का क्या अर्थ है? सैन्य शासन। क्या फौजी कानून राष्ट्रीय आपातकाल के समान है? तो जवाब है नहीं, जो फौजी कानून है वह राष्ट्रीय आपातकाल के समान नहीं होता। प्रश्न संख्या 1179, मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कौन कानून बनाता है? संसद। संसद द्वारा मूल अधिकारों से संबंधित कानून किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं? अनुच्छेद 35 में। मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में कौन शामिल है? संघ सरकार और संसद। राज्य में राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल भी शामिल है या नहीं? हाँ। क्या स्थानीय निकाय भी राज्य की परिभाषा में आते हैं? तो जवाब है हाँ, स्थानीय निकाय भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। स्थानीय निकायों के उदाहरण क्या है? नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड इत्यादि। क्या वैधानिक एवं गैर संवैधानिक प्राधिकरण भी राज्य में शामिल होते हैं? तो जवाब है हाँ। LIC, ONGC, सेल आदि किस श्रेणी में आते हैं? अन्य प्राधिकरण। यदि राज्य की किसी इकाई द्वारा मूल अधिकारों का हनन हो तो क्या किया जा सकता है? अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से असंगत कानूनों की समीक्षा किसके द्वारा की जाती है? न्यायालय द्वारा। न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। उच्चतम न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 32 से। उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? 226। यहाँ ऊपर ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक उच्चतम न्यायालय है जिसे अनुच्छेद 32 से शक्ति मिलती है, एक उच्च न्यायालय है जिसे अनुच्छेद 226 से न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिलती है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि में क्या शामिल है? संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून। क्या अध्यादेश भी विधि की श्रेणी में आते हैं? हाँ। प्रत्यायोजित विधान के उदाहरण क्या है? आदेश, उपविधि, नियम, विनियम और अधिसूचना। क्या रूढ़ी या प्रथा भी विधि मानी जाती है यदि उसे विधि का बल प्राप्त हो? तो जवाब है हाँ। क्या गैर विधायी स्रोतों को भी मूल अधिकारों के आधार पर चुनौती दी जा सकती है? हाँ। अनुच्छेद 13 के अनुसार क्या संविधान संशोधन को सामान्य विधि माना गया है? नहीं। केशवानंद भारती मामला किस वर्ष का है? 1973 का। केशवानंद भारती निर्णय में क्या कहा गया है? मूल ढांचे के विरुद्ध संविधान संशोधन को अवैध घोषित किया जा सकता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 किस अधिकार की गारंटी देता है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। क्या अनुच्छेद 14 का अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो जवाब है नहीं, यह नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। विधि के समक्ष समता का अवधारणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से। विधि के समक्ष समता का क्या अर्थ है? कानून के सामने सभी समान हैं। क्या कोई व्यक्ति कानून से ऊपर है? नहीं। विधियों के समान संरक्षण का क्या अर्थ है? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार।
अनुच्छेद 14 किस प्रकार के वर्गीकरण को स्वीकार करता है? तर्क संगत वर्गीकरण को। क्या मनमाना या बनावटी वर्गीकरण अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मान्य है? तो जवाब है नहीं। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, किसकी अवधारणा या किसने इस अवधारणा को दिया था? एवी डायसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवी डायसी के अनुसार विधि का शासन का प्रथम तत्व क्या है? मनमानी शक्ति का अभाव। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, स्पष्ट देखेगा। अगला प्रश्न है, विधि का शासन का दूसरा तत्व क्या है? विधि के समक्ष समता। भारतीय व्यवस्था में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत क्या है? संविधान। क्या विधि का शासन संविधान का मूलभूत तत्व है? तो जवाब है हाँ। नेक्स्ट है, क्या विधि का शासन संशोधन द्वारा समाप्त किया जा सकता है? नहीं। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन प्रतिषेध से। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट। अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान। क्या अनुच्छेद 14 पूर्णतः निरपेक्ष है? तो जवाब है नहीं। क्या विधि के समक्ष समता के कुछ अपवाद हैं? हाँ। अनुच्छेद 361 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति और राज्यपाल की विशेष प्रतिरक्षा से। क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय में न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होते हैं? नहीं। क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान दांडिक कार्यवाही चलाई जा सकती है? नहीं। क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल की गिरफ्तारी उनके कार्यकाल में की जा सकती है? नहीं। क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल में दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है? नहीं। 2 माह की पूर्व सूचना के बिना तो नहीं। अनुच्छेद 361 को किससे संबंधित है? संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के प्रकाशन से संबंधित संरक्षण है। क्या संसद या विधानमंडल की सत्य कार्यवाही के प्रकाशन पर मुकदमा चलाया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है? संसद सदस्यों के विशेषाधिकार से। क्या संसद सदस्य द्वारा कही गई बात पर न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है? नहीं। अनुच्छेद 194 किससे संबंधित है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार से। क्या राज्य विधानमंडल के सदस्य द्वारा कही गई बात पर न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है? नहीं। अनुच्छेद 31 ग किसका अपवाद है? अनुच्छेद 14 का। अनुच्छेद 31 ग किन निदेशक तत्वों से संबंधित है? अनुच्छेद 39 ख और ग से। अनुच्छेद 31 ग के अंतर्गत बनाए गए कानून को किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है? तो अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर इसको चुनौती दी जा सकती है। विदेशी संप्रभु और राजदूतों को किससे मुक्ति प्राप्त है? दीवानी और फौजदारी मुकदमों से। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों को क्या प्राप्त है? कूटनीतिक मुक्ति। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर विभेद के प्रतिषेध से। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य किन आधारों पर विभेद नहीं कर सकता? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर। अनुच्छेद 15 में प्रयुक्त केवल शब्द का क्या अर्थ है? अन्य आधारों पर भेद संभव है। नेक्स्ट, क्या अनुच्छेद 15(2) राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों पर लागू होगा? जवाब है हाँ। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार किन स्थानों में प्रवेश पर भेदभाव निषिद्ध है? दुकान, होटल, सार्वजनिक भोजनालय और मनोरंजन स्थलों पर। अगला प्रश्न, क्या सार्वजनिक कुओं, तालाबों आदि के उपयोग में भेदभाव किया जा सकता है? तो नहीं। क्या राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है? तो हाँ। क्या राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किया जा सकता है? हाँ। क्या शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं? हाँ। क्या सरकार कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है? तो जवाब है हाँ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। क्या ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त है? तो जवाब है हाँ। क्या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान ईडब्ल्यूएस आरक्षण से अपवाद हैं? तो हाँ।
ईडब्ल्यूएस की पहचान का आधार क्या है? परिवार की आय एवं आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतक। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा ओबीसी आरक्षण के क्रियान्वयन हेतु कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? 27%। क्या आईआईटी एवं आईआईएम में भी ओबीसी आरक्षण लागू है? तो हाँ। ओबीसी आरक्षण की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय ने कब मुहर लगाई थी? अप्रैल 2008 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण में किस सिद्धांत का पालन करने का निर्देश दिया? क्रीमी लेयर सिद्धांत का। क्रीमी लेयर का अर्थ क्या होता है? पिछड़े वर्ग का आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उन्नत तबका। क्या क्रीमी लेयर वर्ग को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है? नहीं। संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के परिवार क्रीमी लेयर में आते हैं? हाँ। ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों के परिवार किस श्रेणी में आते हैं? ये भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत ही आते हैं। उसी तरह से क्रीमी लेयर में आने वाले कुछ और भी लोग हैं, जैसे 1267 में है सेना में कर्नल या समकक्ष अधिकारी की समकक्ष रैंक के अधिकारी। 1268 में दिया है डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता जैसे पेशेवर। 1269 में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे समृद्ध व्यक्ति। और 1270 में शहरी क्षेत्रों में बड़ी संपत्ति रखने वाले व्यक्ति की। ये सभी जो है किस श्रेणी में आते हैं? क्रीमी लेयर में। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सेना में कर्नल या समकक्ष रैंक के अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे समृद्ध व्यक्ति, शहरी क्षेत्रों में बड़ी संपत्ति रखने वाले व्यक्ति, ये सभी लोग किसमें आते हैं? ये सब लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। 2013 में क्रीमी लेयर की आय सीमा कितनी निर्धारित की गई थी? 6 लाख रुपए वार्षिक। ईडब्ल्यूएस आरक्षण किन वर्गों को नहीं दिया जाएगा? एससी, एसटी और ओबीसी को। ईडब्ल्यूएस के लिए पारिवारिक वार्षिक आय की अधिकतम सीमा क्या है? 8 लाख रुपए से कम, वर्तमान प्रावधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडब्ल्यूएस आय में किन स्रोतों को शामिल किया जाता है? वेतन, खेती, व्यवसाय, व्यापार आदि सभी स्रोतों को। अगला प्रश्न है, ईडब्ल्यूएस पात्रता के लिए किस वर्ष की आय को आधार बनाया जाता है? आवेदन के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की आय को। नेक्स्ट, कितनी कृषि भूमि रखने पर व्यक्ति ईडब्ल्यूएस से बाहर हो जाएगा? 5 एकड़ से या अधिक। कितने क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट होने पर ईडब्ल्यूएस से बाहर किया जाएगा? 1000 वर्ग फीट या अधिक। अधिसूचित नगर क्षेत्र में कितने गज का भूखंड होने पर ईडब्ल्यूएस से बाहर होगा? 100 गज या उससे अधिक। गैर अधिसूचित क्षेत्र में कितने गज का भूखंड होने पर ईडब्ल्यूएस से बाहर हो जाएगा? 200 गज या उससे अधिक की भूमि रखने पर। अगला क्वेश्चन है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया? अनुच्छेद 15(6) में। ईडब्ल्यूएस निर्धारण में विभिन्न स्थानों पर धारित संपत्ति का आकलन कैसे किया जाएगा? सभी संपत्तियों को जोड़कर। ईडब्ल्यूएस के लिए परिवार में कौन शामिल माने जाते हैं? माता पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन, पति पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? लोक नियोजन में अवसर की समता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16 के अनुसार किसे समान अवसर प्राप्त है? सभी नागरिकों को। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किन आधारों पर भेदभाव निषिद्ध है? धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास के आधार पर। क्या संसद किसी विशेष रोजगार हेतु निवास की शर्त लगा सकती है? हाँ। सार्वजनिक रोजगार या निवास की आवश्यकता अधिनियम कब समाप्त हुआ? 1974 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निवास आधारित प्रावधान मुख्यतः किन राज्यों में लागू है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। क्या राज्य पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण कर सकते हैं? हाँ। अनुच्छेद 16(4) किससे संबंधित है? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से। क्या धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक आधार पर नियुक्ति की जा सकती है? तो जवाब है हाँ। अनुच्छेद 16 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस उपबंध द्वारा जोड़ा गया? अनुच्छेद 16(6) के द्वारा। क्या ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण पूर्व आरक्षण के अतिरिक्त है? हाँ। मंडल आयोग का गठन कब हुआ? 1979 में। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। मंडल आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित हुआ था? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1980 में। मंडल आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़ा वर्ग माना था? 3743 जातियों को। मंडल आयोग के अनुसार ओबीसी की जनसंख्या लगभग कितनी थी? लगभग 52%।
मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण किया था? 27%। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा किस सरकार ने की थी? वीपी सिंह सरकार ने 1990 में। 1991 में नरसिंह राव सरकार ने क्या अतिरिक्त प्रावधान जोड़ा? आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च जाति वर्ग हेतु 10% आरक्षण। मंडल केस 1992 किस नाम से प्रसिद्ध है? इंदिरा साहनी मामला के नाम से। मंडल केस 1992 किस नाम से प्रसिद्ध है? इंदिरा साहनी मामला 1992 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने 27% ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया था? तो जवाब है हाँ। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च जाति के लिए 10% आर्थिक आरक्षण को स्वीकार किया? नहीं, 1992 के निर्णय के अनुसार। लेकिन वर्तमान में जो है ईडब्ल्यूएस की प्रक्रिया लागू है। मंडल निर्णय के अनुसार क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ मिलेगा? नहीं। क्या मंडल निर्णय में प्रोन्नति में आरक्षण की अनुमति दी गई है? नहीं। कुल आरक्षण की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित की गई? 50%। क्या 50% सीमा का नियम प्रत्येक वर्ष लागू होगा? हाँ। क्या कैरी फॉरवर्ड नियम को वैध माना जाएगा? हाँ, परंतु 50% सीमा के अधीन। ओबीसी सूची के परीक्षण हेतु क्या व्यवस्था सुझाई गई थी? अस्थायी गैर विधायी निकाय की स्थापना। नेक्स्ट है, ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान हेतु किस समिति का गठन किया गया था? रामनंदन समिति का। रामनंदन समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1993 में। 1993 में किस आयोग का गठन किया गया था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा। 102वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद 338 बी। अनुच्छेद 338 बी को 102वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 किस संबंधित है? एससी एसटी के लिए प्रोन्नति में आरक्षण से। 77वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 में कौन सा उपबंध जोड़ा गया था? अनुच्छेद 16(4)(a). 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 किससे संबंधित है? प्रोन्नति में परिणामिक वरिष्ठता, जिसे कॉन्सेक्वेंशियल सीनियरिटी कहा जाता है। 85वें संशोधन को किस तिथि से प्रभावी किया गया? जून 1995 से पूर्वगामी प्रभाव के रूप में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 किससे संबंधित है? बैकलॉग रिक्तियों से। 81वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 में कौन सा उपबंध जोड़ा गया था? अनुच्छेद 16(4)(b). 21वां संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बैकलॉग रिक्तियों को 50% सीमा से अलग रखना है। अगला क्वेश्चन, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। 76वें संशोधन द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण को 9वीं अनुसूची में रखा गया था? 69%। सार्वजनिक रोजगार में ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। नेक्स्ट, ईडब्ल्यूएस हेतु सार्वजनिक रोजगार में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 10%। ईडब्ल्यूएस आरक्षण किन वर्गों को नहीं मिलेगा? एससी एसटी और ओबीसी को। किन पदों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से मुक्त किया जा सकता है? वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद। कौन से वैज्ञानिक पद ईडब्ल्यूएस आरक्षण से मुक्त हो सकते हैं? ग्रुप ए के उच्च ग्रेड के पद। किस प्रकार के पद ईडब्ल्यूएस आरक्षण से मुक्त हो सकते हैं? शोध निर्देशन या संगठन के संबंधित पद। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के अंत से। क्या अस्पृश्यता का आचरण अपराध है? हाँ। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नया नियम क्या है? नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? 1976 में। क्या अस्पृश्यता शब्द की परिभाषा संविधान में दी गई है? नहीं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का आशय किससे है? जाति आधारित सामाजिक निर्योग्यता और बहिष्कार से। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता समाप्त करने का दायित्व किस पर है? राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों पर। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? उपाधियों के अंत से। क्या राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा अन्य उपाधि दे सकता है? नहीं। क्या भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार कर सकता है? नहीं।
क्या विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी उपाधि स्वीकार कर सकता है? नहीं। क्या राज्य के अधीन पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी भेंट स्वीकार कर सकता है? नहीं। औपनिवेशिक काल की कौन सी उपाधियां अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित हैं? महाराजा, राय बहादुर, राज बहादुर, दीवान बहादुर। पद्म पुरस्कारों के संवैधानिक वैधता कब मान्य की गई थी? 1996 में। कौन से पद्म पुरस्कार मान्य हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। क्या पद्म पुरस्कार उपाधि माने जाते हैं? नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्या पद्म पुरस्कारों का नाम उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में उपयोग किया जा सकता है? नहीं। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। पद्म पुरस्कार कब समाप्त किए गए थे? 1977 में। पद्म पुरस्कार कब पुनः प्रारंभ किए गए? 1980 में। यानी कि पद्म पुरस्कारों को एक बार समाप्त भी किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से। अनुच्छेद 19 के अधिकार किन्हें प्राप्त हैं? केवल नागरिकों को। मूल रूप से अनुच्छेद 19 में कितने अधिकार हैं? 7। संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था? 44वें संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान में अनुच्छेद 19 कितने अधिकार देता है? 6। अनुच्छेद 19(1)(1) किससे संबंधित है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। जो 6 अधिकार हैं उसको हम क्रम से पढ़ लेते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके बाद 19(1)(b) में शांतिपूर्ण और निरायुध सभा का अधिकार है। 19(1)(c) में संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। 19(1)(d) में देश में स्वतंत्र संचरण का अधिकार है। 19(1)(e) में भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार है। 19(1)(g) में कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा करने का अधिकार है। क्या अनुच्छेद 19 के अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध लागू होते हैं? नहीं। क्या विदेशी नागरिक अनुच्छेद 19 के अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्या राज्य अनुच्छेद 19 के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? हाँ, उचित प्रतिबंध जो है राज्य लगा सकता है। अगला प्रश्न, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या शामिल है? विचारों का प्रसार। क्या प्रेस की स्वतंत्रता वाक स्वतंत्रता का भाग है? हाँ। क्या व्यावसायिक विज्ञापन वाक स्वतंत्रता में सम्मिलित है? हाँ। क्या फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार वाक स्वतंत्रता का भाग है? हाँ। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का एकाधिकार मान्य है? नहीं। क्या बंद के विरुद्ध अधिकार वाक स्वतंत्रता में शामिल है? हाँ। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंतर्गत कुल 200 प्रश्नों को स्टडी किया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हाँ या ना में आने वाले उत्तर वाले प्रश्न भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जाते जाते आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे आप कोई भी स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रेगुलरिटी, डिसिप्लिन। जैसे मैंने एम लक्ष्मीकांत के इन छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए प्रश्नों को अगर मैं चाहता तो एक ऐसा पैरा भी पढ़ा सकता था। ये जो हाँ और ना वाले प्रश्न हैं, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये भले हाँ और ना में इसके उत्तर आ रहे हैं, लेकिन जो उनके प्रश्नों का सेंटेंस है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको प्रश्नों को समझने में वो काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को आप बार बार चाहें तो रिपीट करके आप जहाँ भी हो रह करके सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। नमस्कार।